तो बताओ चाणक्य, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। अहंकार से बड़ा और कोई शत्रु नहीं। शांत। मेरा अगला प्रश्न, सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। दानवीर ही सबसे बड़ा वीर है। पिंपली राज्य के राजा भीमदेव के दरबार में तक्षशिला से अपनी पढ़ाई कर पधारे छात्र चाणक्य ने अपनी जवानी के जोश में इतना कहा ही था कि अचानक राजा भीमदेव गुस्से में झल्ला उठा। उसने अपनी लाल आंखों के साथ चाणक्य को घूरते हुए देखा और खड़े होकर कहा, बस बहुत हुआ, अब इस ब्राह्मण छात्र से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। इतना कहते हुए राजा भीमदेव ने चाणक्य से एक ऐसा गंभीर सवाल पूछा जिसे सुन छात्र चाणक्य मुस्कुरा उठा और फिर उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनते ही राजा भीमदेव के गुस्से का पारा चढ़ उठा। अगले ही पल राजा भीमदेव ने गुस्से में चाणक्य की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी। मगर इसके पहले कि पिंपली राज्य में बैठी उस जनसभा में बैठा कोई भी आदमी कुछ समझ पाता, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जनसभा में जिसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन ही सरक गई? ऐसा क्या सवाल पूछा राजा भीमदेव ने चाणक्य से? क्या हुआ था अखंड भारत के शिल्पकार कौटिल्य चाणक्य के छात्र जीवन में? और आखिर ऐसा क्या उत्तर दिया था चाणक्य ने कि राजा ने गुस्से में चाणक्य की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी थी? कैसे बना तक्षशिला का एक मासूम छात्र अखंड भारत का एक महान विद्वान? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको जब आप नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। महान चाणक्य के संघर्षों की ये कहानी आपको हैरान कर देगी। इसे सुनने के बाद आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को सुनने के लिए करोड़ों लोगों ने हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं और पाया है अपने जीवन में ढेर सारा मोटिवेशन। पर आप अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर इसे फ्री में सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी सुने चाणक्य की वो कहानी जो आपने कभी भी नहीं सुनी, बिल्कुल फ्री, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर फ्री में डाउनलोड नाउ। लेकिन आपको उस दिन राजा भीमदेव से डर नहीं लगा क्या? उनके हाथ में तलवार, दरबार में सैनिक थे, लेकिन आप तो निहत्थे थे आचार्य चाणक्य। निहत्था कहाँ था ना मेरे पास मेरा सबसे बड़ा शस्त्र। शस्त्र? कौन सा शस्त्र आचार्य? बुद्धि। यही मेरा शस्त्र था और है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि, चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है, फिर चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। तक्षशिला में आचार्य की कुर्सी पर बैठे चाणक्य अपने छात्रों को जीवन का एक पुराना किस्सा सुना रहे थे और उनकी बात को सुन सभी छात्रों को यकीन हो चुका था कि उनके आचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं है। मगर इसके पहले कि चाणक्य अगला पाठ शुरू करते कि तभी उन्हें एक ऐसा संदेश मिला जिसे पढ़कर आचार्य चाणक्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। गांधार के राजा ने बिना लड़े सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब सिकंदर की नजर संपूर्ण भारत पर है। क्या कहा तुमने? इसका मतलब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। हमें भारत को बचाना होगा और ये तभी संभव होगा जब भारत अखंड बने। मुझे शीघ्र ये बात मगध के महाराज धनानंद तक पहुंचानी होगी। तुरंत ही आचार्य चाणक्य मगध के लिए निकले, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महाराज धनानंद भोग विलास और नशे में चूर हैं। चाणक्य ने राजा धनानंद को सिकंदर के बारे में बताया कि वो कभी भी भारत पहुंच सकता है और आक्रमण कर सकता है। लेकिन ये सुनते ही महाराज धनानंद ने गुस्से में भड़कते हुए चाणक्य से कहा, तेरी इतनी औकात? अब तू मुझे सिखाएगा कि राज्य कैसे चलाना है, कैसे सुरक्षा करनी है? अब तू बताएगा मुझे कि अपने राज्य का विस्तार कैसे करना है? 2 कौड़ी के शिक्षक, तू चुपचाप अपना काम कर। युद्ध के बारे में सोचना और लड़ने का काम हमारा है, समझा? ऐसा कहते हुए धनानंद ने चाणक्य को जोर से लात मारकर नीचे गिरा दिया और सैनिकों को आवाज लगाते हुए कहा, इस दरिद्र ब्राह्मण को इसकी चोटी से खींचते हुए बाहर ले जाओ। ये सुनकर आचार्य चाणक्य को गुस्सा आ गया और उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, धनानंद, मैं जनक पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, आज ये प्रण लेता हूँ कि जब तक तेरा और तेरे इस दंड वंश का सर्वनाश कर मगध की राजगद्दी पर एक योग्य राजा न बैठा दूं, मैं यह शिखा नहीं बांधूंगा। इतना कहते हुए चाणक्य वापस तक्षशिला की ओर लौट चले। लेकिन तक्षशिला से लौटते समय चाणक्य का सामना एक ऐसे बालक से हुआ जिसकी आंखों में आग थी, चेहरे पर राजा जैसे गुण और शब्दों में दृढ़ संकल्प। एक ऐसा बालक जिसने आगे चलकर भारत के सिर्फ इतिहास को नहीं बल्कि भारत के भूगोल को भी पलट दिया, और उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। मैं एक गुलाम हूँ आचार्य।
चाणक्य के सामने खड़ा ये बालक केवल एक साधारण गुलाम नहीं था, उसकी आंखों में विद्रोह की ज्वाला थी, एक ऐसी ज्वाला जिसने चाणक्य को प्रभावित किया था। और इसी समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त में भारत का भविष्य देखा था, लेकिन चंद्रगुप्त को मुक्त करना इतना आसान नहीं था। चंद्रगुप्त का मालिक मन्ना देव उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, जिसके बाद चाणक्य ने एक शर्त रखी कि अगर चंद्रगुप्त मन्ना देव के योद्धा मायादेव को हरा देता है तो उसे स्वतंत्रता मिल जाएगी, वरना चंद्रगुप्त के साथ साथ चाणक्य भी मन्ना देव का गुलाम बनेगा। ऐसे में मन्ना देव खुद को हंसने से रोक न सका और उसने चाणक्य से ताना कसते हुए कहा, तो तुझे लगता है कि ये लड़का मेरे सबसे अच्छे पहलवान मायादेव को हरा देगा? ठीक है, देखते हैं। कुछ देर बाद एक खाली मैदान में मलखम का युद्ध शुरू हुआ। मायादेव मन्ना का सबसे ताकतवर योद्धा और उसके सामने एक साधारण गुलाम चंद्रगुप्त। लेकिन अचानक चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कान में एक ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद चंद्रगुप्त के साहस को बल मिल गया और देखते ही देखते चंद्रगुप्त ने 2 बार मायादेव को धूल चटा दी, जिससे मायादेव झल्ला उठा। अचानक चंद्रगुप्त के कानों में एक चीख सुनाई दी और तभी मायादेव ने चंद्रगुप्त पर ऐसा वार किया जिसे चंद्रगुप्त सह न सका। अगले ही पल चंद्रगुप्त जमीन पर चारों खाने चित्त गिरा पड़ा था, मगर इसके पहले कि मायादेव अपना दूसरा दांव लगाता, चंद्रगुप्त वहां से निकला। चंद्रगुप्त के पीछे चाणक्य और मन्ना देव भी भागे और जब तक वो चंद्रगुप्त के पास पहुँचे तब तक चंद्रगुप्त शेर के जबड़े में फंसी मन्ना देव की पत्नी को बचा चुका था। चंद्रगुप्त के साहस को देखने और अपनी पत्नी की बात मानते हुए मन्ना देव ने कहा, चंद्रगुप्त, अब तुम आजाद हो। तक्षशिला जाने का ख्वाब पूरा होते देख चंद्रगुप्त खुशी में झूम उठा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये नया रास्ता कितनी मुश्किलों से भरा होगा। वहीं चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को विष देने का कठिन निर्णय लिया ही था कि ये सुनकर चाणक्य की पत्नी यशोधरा सन्न रह गई। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? चंद्रगुप्त को जहर क्यों दे रहे हैं? ये जहर ही उसे हर विपत्ति का सामना करने के योग्य बनाएगा। यशोधरा हैरान थी, परंतु चाणक्य की दृष्टि दूर की थी। उसके मन में भविष्य के लिए एक ऐसी योजना थी जो आज के किसी भी शिक्षक या शिष्य की समझ से परे थी। तुम तो जानती हो यशोधरा की विष ही विष का काट है। मैं चंद्रगुप्त को इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ कि इस पे किसी भी विष का असर न हो। इसीलिए मैं आज और अभी से इसके भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष मिलाना शुरू कर रहा हूँ। कल को जब ये राजा बनेगा तो इसके कई दुश्मन होंगे और तब दुनिया का कोई भी विष चंद्रगुप्त का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपकी लीला तो बस आप या भगवान ही जान सकते हैं। कुछ दिनों का सफर करके चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध से तक्षशिला पहुँचे, जो शिक्षा और शास्त्र विद्या का प्रांगण था। अब मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू तक्षशिला में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये जगह तेरे जैसे साधारण गुलाम बालक के लिए नहीं है। गजानन, जो तक्षशिला के प्रख्यात आचार्यों में से एक था, उन्होंने चंद्रगुप्त के भविष्य पर ठहाके लगाते हुए सवाल उठाया। उसकी दृष्टि में चंद्रगुप्त जैसा कोई साधारण गुलाम लड़का तक्षशिला की गरिमा को कभी नहीं समझ सकता था। आचार्य चाणक्य, आप हमें बस ये बताएं कि जिस बालक को आप लेकर आए हैं, क्या वो किसी राजकुल से है? चंद्रगुप्त क्षत्रिय अवश्य है, लेकिन किसी राजकुल से नहीं है। पर मुझे लगता है ज्ञान प्राप्ति का अवसर सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। आचार्य चाणक्य, आप यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समय के साथ पुरानी परंपराओं से ऊपर उठना पड़ता है आचार्य। कुलपति दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और फिर कुछ सोचते हुए बोले, मैं ये निर्णय लेता हूँ कि चाणक्य द्वारा लाए गए बालक को हमारे यहाँ प्रवेश के लिए यहाँ की प्रवेश परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। वो सफल हुआ तो तक्षशिला के द्वार उसके लिए खुल जाएंगे। वहीं गजानन के षड्यंत्रों के बावजूद चाणक्य का आत्मविश्वास अटूट था। उनकी नजरों में चंद्रगुप्त का भविष्य उज्जवल था, परंतु गजानन की चालों ने चाणक्य को और सतर्क कर दिया था। हम रुकने के लिए नहीं आए, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। चंद्रगुप्त का नया जीवन तक्षशिला में शुरू हो चुका था। तक्षशिला, जहाँ की शिक्षा की पवित्रता को भारत के हर कोने में सम्मान दिया जाता था, वहाँ अब चंद्रगुप्त अपने पहले पाठ की तैयारी कर रहा था। आचार्य चाणक्य, जो उसकी हर छोटी से छोटी बात पर नजर रखे हुए थे, अब उसे वो पहला पाठ सिखाने वाले थे जो उसके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कौन हो तुम? चंद्रगुप्त का हृदय जोरों से धड़क रहा था। उसने कभी चाणक्य को इतना कठोर नहीं देखा था। उसका पूरा शरीर सिहर उठा।
पर वो जानता था कि ये परीक्षा शारीरिक नहीं मानसिक थी। मैं आपका शिष्य हूँ। फिर से गलत उत्तर। मेरा शिष्य, ये पहचान तुम्हें कमजोर बनाएगी। फिर से सोचो कौन हो तुम। चंद्रगुप्त की पीठ पर चाणक्य के डंडे की मार से उसका पूरा शरीर कांप उठा। दर्द से उसकी सहन शक्ति की परीक्षा हो रही थी, मगर चाणक्य का प्रश्न सिर्फ शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को चुनौती दे रहा था। मैंने पूछा कौन हो तुम। चंद्रगुप्त ने उत्तर सोचना शुरू कर दिया। साथ में डर था कि अंधेरे को चीरता हुआ वो डंडा फिर से न आ लगे। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, मैं चंद्रगुप्त हूँ, ना मैं आपका शिष्य हूँ। मैं सबसे पहले एक मनुष्य हूँ, मनुष्य। गलत जवाब। और उसी समय अंधेरे में लहराता हुआ डंडा आया जो चंद्रगुप्त की पीठ पर जाकर लगा। एक जोर के कराहने की आवाज के साथ चंद्रगुप्त एक बार फिर से जमीन पर था। कौन हूँ मैं? अगर उत्तर आप जानते हैं तो बता क्यों नहीं देते? नहीं पता मुझे कौन हूँ मैं, नहीं पता आचार्य। कोई नहीं हूँ मैं, कोई नहीं हूँ मैं। सही उत्तर। ये सुन चंद्रगुप्त ने राहत की सांस ली। अब वो अपना पाठ सीख चुका था। वहीं एक शाम चंद्रगुप्त आश्रम में आचार्य चाणक्य के प्रिय शिष्य सूरजमल से तलवारबाजी की शिक्षा ले रहा था। कभी सूरजमल चंद्रगुप्त पर हावी होता तो कभी वो सूरजमल पर। तभी सूरजमल की नजरें आसमान में उठते धुएं की तरफ पड़ी। धुआं इतना भयानक है जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं बहुत भीषण आग लगी है। कुछ ही समय में दोनों एक छोटे से गांव के सामने थे। सुकन्या, जो कुछ दिन पहले आचार्य चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त को खाना देने आई थी, वो दहकते हुए घर में अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। लगता है सुकन्या का परिवार अंदर फंसा हुआ है, हमें उनकी मदद करनी होगी। हमें पहले दरवाजे पे ढेर सारा पानी डालना होगा, तभी अंदर जा पाएंगे। चंद्रगुप्त को ये बात सही लगी और दोनों तेजी से तालाब की तरफ दौड़े। चंद्रगुप्त हड़बड़ाहट में तालाब से पानी भरने को आगे बढ़ा ही था कि तभी उसको किसी का धक्का लगा और वो सीधा तालाब में जा गिरा। मुझे बचाओ। जब चंद्रगुप्त का जीवन अंतिम छोर पर था तब उसे बचाने के लिए कोई फरिश्ता आ पहुंचा। वो था सूरजमल, जो तालाब के किनारे खड़ा था। बिना एक पल सोचे समझे उसने पानी में छलांग लगा दी और चंद्रगुप्त की जान बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। चंद्रगुप्त, मैं आ रहा हूँ। सूरजमल की वीरता और दृढ़ता ने चंद्रगुप्त को बचा लिया, मगर चंद्रगुप्त का डूबना एक चेतावनी थी। उसे अब हर क्षण सतर्क रहना था। वहीं जब दोनों वापस गांव लौटे तो सुकन्या के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उनके झुलसे हुए मृत शरीर देख सुकन्या की चीख गूंज उठी। अपने माता पिता को यूं अचानक खोने के कारण सुकन्या गहरे सदमे में चली गई थी। चंद्रगुप्त को सुकन्या की चिंता थी। सुकन्या, तुम अब अकेली नहीं हो। वहीं एक रहस्यमयी रात चाणक्य और चंद्रगुप्त गुप्त रूप से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए निकले थे। ये यात्रा चंद्रगुप्त के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि चाणक्य ने अब तक उसे ये नहीं बताया था कि वो किससे मिलने जा रहे हैं। ये यात्रा रहस्यों से भरी थी और हर कदम पर एक नया सवाल था। आचार्य, हम किससे मिलने जा रहे हैं? धैर्य रखो, ये व्यक्ति हमारी योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परंतु उनकी हर चाल पर कोई नजर रख रहा था। अंधेरे में छिपा एक गुप्तचर जिसने उनकी हर बातचीत सुनी थी, उसने अपने तीर पर ध्यान केंद्रित किया और निशाना साधने के लिए तैयार हो गया। एक हमला जो उनकी योजनाओं को तहस नहस कर सकता था। तभी गुप्तचर ने खुद से कहा, मैं क्या करूं? अगर मैंने हमला किया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। वहीं अपने माता पिता को खोने के बाद सुकन्या का सपना तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करना था, मगर जब उसे ये खबर मिली कि तक्षशिला में लड़कियों को प्रवेश नहीं मिलता, उसका दिल टूट गया। उसे याद आ गया वो दिन जब उसके माता पिता को घातक षड्यंत्र के चलते आग में जलते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या मैं कभी शास्त्र विद्या प्राप्त नहीं कर पाऊंगी? क्या मेरे माता पिता को कभी इंसाफ नहीं दिला पाऊंगी? चंद्रगुप्त ने सुकन्या को भरोसा दिलाया कि वो अकेली नहीं है, वो उसके साथ खड़ा रहेगा और दोनों मिलकर इस बाधा को पार करेंगे। तक्षशिला के द्वार पर लगी ये पाबंदी उनके इरादों को कमजोर नहीं कर सकती थी। सुकन्या, मत घबराओ, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ समय बाद चाणक्य को देखते ही चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, सुकन्या कहाँ है? मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तुम्हारे ठीक सामने चंद्रगुप्त। सुकन्या को पहचानते ही चंद्रगुप्त आश्चर्य से बोला, सुकन्या? सुकेतु? अर्थात सुकन्या ही सुकेतु है? ये सुन सुकन्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया।
सुकन्या तक्षशिला में प्रवेश हेतु सुकेतु नाम का लड़का बन चुकी थी। तक्षशिला में तुम जो भी सीखोगे वो तुम गुप्त रूप से सुकन्या को भी सिखाओगे। वहीं तक्षशिला की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा का दिन आ चुका था। मैदान में 3 प्रतियोगी खड़े थे, चंद्रगुप्त, कुमारिल और रत्नाकर। ये परीक्षा किसी सामान्य युद्ध की नहीं थी, ये बुद्धिमत्ता, धैर्य और तेजस्विता की परीक्षा थी। पहला चरण अनाज बांटने का था। गांव भूख से तड़प रहा था और समय सीमित था। प्रतियोगियों को बिना किसी गलती के गांव में अनाज समय पर पहुंचाना था, पर कुमारिल और रत्नाकर हर पल चंद्रगुप्त के रास्ते में बाधाएं डाल रहे थे। इस बार मैं जीतूंगा। इस गुलाम लड़के को हराना मेरे लिए आसान है। चंद्रगुप्त के पास समय कम था। गांव के बच्चे भूख से मर रहे थे और उसे अनाज को बिना देर किए हर झोपड़ी तक पहुंचाना था, मगर उसके सामने कुमारिल और रत्नाकर की चालें खड़ी थीं। चंद्रगुप्त ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। गांव के मुखिया की मदद लेकर उसने अनाज को छोटे समूहों में बांटने की योजना बनाई। इससे उसने न सिर्फ कुमारिल और रत्नाकर की चालों को मात दी, बल्कि समय रहते गांव के हर घर में अनाज भी पहुंचा दिया। चंद्रगुप्त, तुमने असंभव कार्य इतने कम समय में कैसे पूरा किया? आचार्य, मैंने गांव के मुखिया की सहायता ली। तभी दूसरा चरण शुरू होने वाला था। ये चरण था एक बेकाबू घोड़े को वश में करने का। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसा घोड़ा था जिसे वश में करना मौत को निमंत्रण देने जैसा था। रत्नाकर ने सबसे पहले घोड़े को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वो गिर पड़ा। घोड़ा और भी हिंसक हो गया। अब मैदान में केवल चंद्रगुप्त बचा था। चंद्रगुप्त ने घोड़े को शांत निगाहों से देखा। वो जानता था कि इस चुनौती में शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धिमानी से जीत हासिल की जा सकती है। चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे घोड़े की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने घोड़े के माथे पर हाथ रखा और उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ ही पलों में वो घोड़ा चंद्रगुप्त के नियंत्रण में था। तभी अंतिम पड़ाव का बिगुल बजा, जिसमें चंद्रगुप्त और कुमारिल को 2 खूंखार सांडों के गले से तांबे के सिक्कों से बुनी माला उतारनी थी, लेकिन शर्त ये थी कि वो माला टूटनी नहीं चाहिए। चंद्रगुप्त ने माला उतारी। उसकी चालाकी और सूझबूझ से माला टूटे बिना सांडों से निकाल ली गई। जैसे ही चंद्रगुप्त ने माला उतारी, उसकी आंखों में विजय की चमक थी। कुमारिल और रत्नाकर के चेहरे पर अविश्वास और हार का भाव साफ नजर आ रहा था। लेकिन तभी चंद्रगुप्त! आचार्य चाणक्य बहुत खुश थे। चंद्रगुप्त ने आज वो कर दिखाया था जो शायद ही इस उम्र का कोई बालक कर पाए। तुरंत ही चंद्रगुप्त के विजयी होने की घोषणा कर दी गई और तक्षशिला में उसका प्रवेश निर्धारित हो गया। वहीं मगध का प्रवेश किसी युद्ध से कम नहीं था। चाणक्य के लिए ये यात्रा सरल नहीं थी। चाणक्य जानते थे कि धनानंद की नजरें चारों ओर हैं। यदि उनकी पहचान उजागर हो गई तो उनका अंत निश्चित था। मगध का मुख्य द्वार उनके सामने था, लेकिन भीतर प्रवेश करना आसान नहीं था। मुझे अपनी पहचान छुपाकर मगध में प्रवेश करना होगा। धनानंद के किले में प्रवेश करने के बाद चाणक्य ने उसकी ताकत और कमजोरियों का आकलन करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि इस युद्ध को जीतने के लिए दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगाना जरूरी है। जल्दी ही शंभुनाथ काका गुप्त रूप से चाणक्य से मिले और बोले, धनानंद की एक कमजोरी का पता चला है मुझे, जिसे उसके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। धनानंद का बेटा पब्बत। काका, उसका बेटा और कमजोरी कैसे? जिस तरह दोनों में अनबन रहती है, ये हमारे पक्ष में है। पब्बत धनानंद से घृणा करता है और इस घृणा का इस्तेमाल हम धनानंद के खिलाफ कर सकते हैं। चाणक्य की दूरदर्शी सोच ने तुरंत ही पढ़ लिया कि आगे की योजना पर कैसे काम करना है। मगध के सबसे सुरक्षित स्थान पर चाणक्य की गुप्त बैठक पब्बत के साथ होने वाली थी, लेकिन पब्बत को अपने पक्ष में लाना आसान नहीं था। पब्बत, तुम्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर तुम धनानंद के स्थान पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना होगा। बैठक अभी शुरू ही हुई थी कि तभी अचानक दरवाजे पर तेज आवाज हुई। सेनापति भुजंग अपने सैनिकों के साथ कक्ष में आ धमका। पब्बत का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। चाणक्य, जल्दी छिप जाओ, वो यहाँ आ रहे हैं। राजकुमार पब्बत, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पब्बत के मन में उथल पुथल मची हुई थी। चाणक्य की उपस्थिति को छुपाना और भुजंग के सवालों का जवाब देना अब उसके लिए बड़ी चुनौती बन गया था। तभी वो ये देखकर हैरान रह गया कि आचार्य चाणक्य वहाँ उपस्थित ही नहीं थे।
सेनापति जी, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हमें काफी थकान भी महसूस हो रही है, इसलिए आप शीघ्र ही यहाँ से चले जाएं। क्षमा कीजिए युवराज, मैं सिर्फ आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। आप विश्राम कीजिए, मैं चलता हूँ। वहीं दूसरी ओर राज दरबार में अफरा तफरी मच गई थी। अमात्य ने आचार्य गजानन के शिष्य राजहंस की गर्दन पर तलवार रख दी थी। दरअसल उसकी दी गई सूचना के मुताबिक चाणक्य मगध में था, पर ये सूचना गलत साबित हुई क्योंकि बहुत खोजने पर भी वो कहीं नहीं मिला। दरबारियों की आंखों में भय और अविश्वास की लहर थी। अब तेरा अंत निश्चित है राजहंस, तूने राजा का विश्वासघात किया है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। अमात्य ने अपनी तलवार से राजहंस को नहीं मारा, मगर उसे उसके अपराध के डर में कैद कर दिया। अब तुम्हें तक्षशिला में मेरी आंख और कान बनकर चाणक्य और राजकुमार पब्बत पर दृष्टि जमाए रखनी होगी। वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके एक एक पल की खबर तुम्हें मुझ तक पहुंचानी होगी। बोलो, कर पाओगे ये? ऐसा ही होगा महामंत्री जी, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। गले से लगा लिया। वहीं दूसरी ओर पाटलिपुत्र में राजकुमार पब्बत के तक्षशिला जाने की सभी तैयारियां हो चुकी थीं। राजकुमार पब्बत ने अपनी माता के पैर छुए और अपने मन में संकल्प लेते हुए बोला, आज मैं जा रहा हूँ ताकि एक कुशल शासक बनकर वापस लौट सकूं, और जिस दिन मैं वापस आऊंगा राजा धनानंद, उस दिन मैं इस पूरे नंद वंश की फिर से स्थापना करूंगा और मैं बनूंगा इस पाटलिपुत्र, इस मगध का नया सम्राट। वहीं राजकुमार पब्बत को तक्षशिला में देखकर चंद्रगुप्त और सुकन्या दोनों हैरान रह गए। आप राजकुमार पब्बत को यहाँ क्यों लाए आचार्य? चंद्रगुप्त का सवाल सुनकर चाणक्य थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन चंद्रगुप्त ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, आप भूल गए क्या? राजकुमार पब्बत का पिता महाराज धनानंद है और धनानंद तो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। फिर शत्रु के पुत्र को अपने खेमे में आमंत्रित करने का क्या फायदा? इसी को राजनीति कहते हैं चंद्रगुप्त। जब आप दुश्मन पर सीधा वार न कर सको तो उसकी कमजोरी पर वार करो, दुश्मन खुद ही समाप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त और सुकन्या दोनों को ही आचार्य चाणक्य की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो जानते थे कि इन सब के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण अवश्य होगा। और तभी चाणक्य ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर इसके पहले कि वो दोनों चाणक्य की बात को सुनने के बाद खुद को संभाल पाते, तभी चाणक्य के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देख चंद्रगुप्त और सुकन्या दोनों के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था चाणक्य के साथ? क्यों खड़े हो गए थे चंद्रगुप्त और सुकन्या के शरीर में रोंगटे? आखिर ऐसा क्या कहा था चाणक्य ने जिसे सुन चंद्रगुप्त और सुकन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई थी? और क्या था चाणक्य का असली मकसद राजकुमार पब्बत को अपने साथ लाने का? कैसे चाणक्य ने एक गुलाम, गरीब, अनपढ़ लड़के को तैयार करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की? कैसे एक अपमान ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया और अखंड भारत का निर्माण हुआ? तो फिर देर किस बात की, फ्री में सुनिए चाणक्य, एक ऐसी ऑडियो सीरीज जो बदले राजनीति और बुद्धि की ताकत की वो कहानी बयां करती है जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। ये कहानी सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि आज के लिए भी एक सीख है। इसे सुनने के लाखों करोड़ों लोगों ने पैसे खर्च कर दिए हैं, लेकिन आपके लिए ये है एकदम मुफ्त। सिर्फ नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर पॉकेट FM ऐप डाउनलोड करें और इस ऑडियो सीरीज को सुनना शुरू करें जो आपकी लाइफ बदल सकती है। फ्री में डाउनलोड नाउ।